चलिए, हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं किरण आपका एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कुछ कारणवश अभी हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कुछ इशू था, बट आपको आज से कंटिन्यू हमारी रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। कोई भी परेशानी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हमने मतलब बेसिक से स्टार्ट की थी इंग्लिश, है ना। बेसिक से मतलब कि क्या चीज है कि नाउन उठाया था, फिर हमारा प्रोनाउन था। आज हमारी प्रोनाउन की लास्ट क्लास है। जो बेसिक था हमारा क्लास फर्स्ट में क्लियर कर दिया गया था। जाइए और उस क्लास को अटेंड कीजिए, जिससे कि आपको प्रोनाउन एक अच्छे लेवल से समझ में आए। जीरो से लेकर हीरो बनने की जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से होगी कि फर्स्ट क्लास लेनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा कंपलसरी है। उसके बाद आपको लास्ट क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलते हैं। रूल्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम कि प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं। मोस्टली हम टाइप्स कंप्लीट कर लिए थे, कुछ पेंडिंग में जो बचे थे वो आज हम खत्म करेंगे अपना। हमारा एक टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जब किसी चीज को हम इंडिकेट करते हैं, किसी चीज को दर्शाते हैं, शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ मतलब कि कहना एक तरीके से कि भाई दिस इज माई कार। तो दिस इज माई कार मतलब कि ये मेरी कार है। तो ये मेरी कार है मतलब क्या, मैंने इशारा किया। अब मैं किसी भी चीज को ऐसे सामने देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ दिस इज माई पेन, तो क्या वो छत पे टेरिस पे है क्या पेन? नहीं, मुझे उसको इंडिकेट करना पड़ेगा अपने फिंगर के थ्रू। उसको क्या बताना पड़ेगा कि भाई दिस इज माई पेन, है ना। कुछ समझ में आ रहा होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ही यही है कि टू शो वन मैनी नाउन्स, जो कि काफी सारे नाउन मतलब एक हो या फिर ज्यादा हो, शो करना उनको। दैट में बी फार और न्यू, वो भी बताएगा कि दूर है जो चीज के पास है। इन डिस्टेंस एंड टाइम, कितना डिस्टेंस है ना। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव। बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं अपनी। चलिए तो फिर सबसे पहले हमारा आता है दिस। सबने पढ़ा है, बेसिक्स से है ना। दिस आता है। फिर क्या आएगा भाई, दैट, दीज, दोस। सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। दिस, दैट, दीज, दोस क्या चीज है ये। दिस हम मोस्टली यूज करते हैं किसके लिए, जब कोई चीज हमारी नियर होती है, पास में होती है, और प्लस में कैसी होनी चाहिए, वो सिंगुलर। ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही बनेगी, बट यहाँ पे क्या होगी, कोई चीज पास में तो होगी, लेकिन कैसी होगी भाई, प्लूरल होगी। कैसी होगी हमारी, प्लूरल। यहाँ क्या है भाई, दैट हम यूज करेंगे फार के लिए, मतलब कोई चीज हमारी जब दूर होगी, प्लस में कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और इसका क्या है भाई, ये भी फियर, वो फार दूर के लिए यूज होगी, बट कैसी होगी, प्लूरल होगी। सेंटेंसेस के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दिस मतलब कि जब कोई चीज पास में रखी हो, कोई एक नाउन हो या कोई एक वस्तु हो, एक पर्सन हो, उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। सेम कंडीशन वही रहेगी, लेकिन जब प्लूरल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल, तो हम उस टाइम पे दीज का यूज करेंगे। दैट का क्या कंडीशन है भाई, दैट जब कोई चीज हमारी दूर होगी, दूर मतलब मेरे सामने नहीं है, कहीं और है, तो हम उस टाइम पे किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और अगर वही चीज प्लूरल में बात करेंगे, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, दोज आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं लिखती हूँ सिंपल सा एग्जांपल कि दिस इज अ पेन, कि भाई ये पेन है। अब मैं कहीं और देख के कह सकती हूँ कि दिस इज अ पेन, मुझे उस चीज को अपने फिंगर के थ्रू बताना पड़ेगा कि ये पेन है, कि ये मेरी पेन है, दिस इज माई पेन, है ना। तो ये चीज पास में है, नोटिस करो। दिस यूज किया मैंने, पास में थी, नियर थी, प्लस में क्या है भाई, सिंगुलर है ना। अब मुझे इसको प्लूरल बनाना है, तो दीज आर पेन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे पेन, बहुत सारे पेन है, पास में है बट बहुत सारे हैं, मतलब कि वो प्लूरल हुई। दैट दैट इज द हाउस। एक घर है, लेकिन घर क्या है, पास में नहीं है, घर है दूर। फार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फार, दूर की बात हो रही है। तो भाई घर है, सिंगुलर हो रहा था, तो हमने दैट का यूज किया। अगर हम इसी को प्लूरल बनाएंगे तो दोज, और जब प्लूरल होगा तो भाई वर्ब भी प्लूरल आएगी, सिंपल सी बात है। तो क्या कर देंगे, दोज आर हाउसेस। समझ में आ रहा होगा।
कुछ भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। समझिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, शो ऑफ करना थ्रू, किसके थ्रू? अपने फिंगर्स के थ्रू, कि भाई ये चीज मेरी है, वह पेन मेरी है, वह बैग मेरी है, दिस इज माय पेन, दिस इज माय हाउस, है ना, कुछ भी, दैट आर बुक्स। इस तरीके से ये जो वर्ड्स है वो हमारे किसके अंडर आएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर आएंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसको भी लीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए हम लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोगों को इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कैसी लगे, इजी लगे। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास, लेट्स गो स्टार्ट। चलिए, इसी के कुछ रूल्स हैं, एक दो और, वो भी हम क्लियर करेंगे। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, सिंगुलर नाउन सब जानते हैं, नाउन मैंने स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक ही मेरा नाउन था, सिंगुलर मतलब वो एक। तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को, बार बार वो चीज रिपीट ना हो, उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे? दैट ऑफ। तथा नाउन के रिपीटेशन, प्लूरल नाउन, सॉरी किसके? प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम दोज ऑफ का यूज करेंगे। ये लिखा है ना? हाँ चलिए, ये लिखा है ना। चलिए, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को दोज ऑफ। एग्जाम्पल समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। भाई जो स्ट्रीट्स मतलब दिल्ली की जो गलियां थी वो भाई क्या है? मुंबई की गलियों से ज्यादा चौड़ी है। चौड़ी मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी अच्छी होंगी, है ना, अपन आराम से निकल सके, कोई दिक्कत ना आए। तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली मतलब क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। आप नोटिस करना क्या हो रहा है? कंपैरिजन, कि भाई द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की गलियां हैं वो मुंबई से क्या है? चौड़ी है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। एक चीज और नोटिस करना, स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। अब स्ट्रीट्स को पकड़ना, किसको पकड़ोगे आप? स्ट्रीट्स को, स्ट्रीट्स को पकड़ो। ठीक है, स्ट्रीट्स क्या है? हमारी एक नाउन है। मैंने बताया था आपको, नेमिंग वर्ड्स हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। प्लूरल नाउन स्ट्रीट्स है ना, काफी सारी गलियों की बात कर रहे हैं, एक गली, पर्टिकुलर गली की बात नहीं कर रहे हैं, हम काफी सारी गलियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया ये प्लूरल नाउन। प्लूरल का रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने किसका यूज कर दिया? दोज ऑफ का। दोज ऑफ अगर हम यहाँ नहीं लगाते तो हम यहाँ क्या लगा सकते थे? स्ट्रीट्स। लेकिन उससे क्या अच्छा नहीं लगता सेंटेंस। कुछ अट्रैक्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई? इन वर्ड्स का यूज कर देंगे। दोज ऑफ का मतलब ये क्या? स्ट्रीट्स से, है ना। तो क्या बोला उन्होंने कि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन, प्लूरल नाउन का वो रिपीटेशन नहीं कर रहा बल्कि वो दोज ऑफ लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वैसे स्ट्रीट्स की कंपैरिजन की जा रही है, किसकी की जा रही है? स्ट्रीट्स की। अगर स्ट्रीट्स यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं तो दोज ऑफ, अगर दोज ऑफ नहीं लिखना है तो हम स्ट्रीट्स ऑफ भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। The climate of Uttarakhand is better than that of, क्या लिख दे? क्या लिख दे भाई? क्या लिख दे? दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, चलो। तो क्या है भाई? ये हो गया था हमारा प्लूरल नाउन का एक एग्जाम्पल। एक हमने ले लिया सिंगुलर का, कि द क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब जो उत्तराखंड का क्लाइमेट है इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली से क्या है? बेटर है। तो यहाँ नोटिस कर रहे होंगे दैट ऑफ का यूज किया है मैंने क्लाइमेट के लिए। देखो, क्लाइमेट उत्तराखंड का हो या दिल्ली का, बात क्लाइमेट की जा रही है, लेकिन यहाँ क्लाइमेट ना लिखते हुए किसको लिख रही हूँ मैं? दैट ऑफ को। अभी मैंने बोला, फिर से रिपीट करती हूँ कि सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन, यहाँ हमारा सिंगुलर नाउन है, क्लाइमेट को हम गिन नहीं सकते हैं, क्लाइमेट हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो किस में आएगी? हमारे सिंगुलर में। तो द क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, इज बेटर देन दैट ऑफ। दैट ऑफ का यहाँ से किससे मतलब है? क्लाइमेट से। जैसे यहाँ पे दोज ऑफ का स्ट्रीट से था, सेम वैसे ही दैट ऑफ का किससे है? क्लाइमेट से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। द सीनरी ऑफ नेचर इज बेटर देन, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, दैट ऑफ होम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि द सीनरी ऑफ नेचर, द सीनरी ऑफ नेचर, सीनरी का मतलब होता है एक तरीके से व्यू, मतलब नजारा।
नजारा अपन कहीं घूमने जाते हैं, नजारा देखते हैं, आंखों से देखते हैं, है ना। तो भाई देखना किसी चीज को, अपन जाते हैं कहीं घूमने के लिए, अपन कहते हैं यार वो बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, नेचर था वहां पे, बहुत अच्छा लगा। तो सीनरी का मतलब ही होता है क्या, देखना किसी चीज को, नजारा, है ना। तो सीनरी नेचर मतलब नेचर का जो प्राकृतिक जो नजारा है इज बेटर देन दैट ऑफ होम, घर से ज्यादा क्या है, बेटर है। तो यहाँ पे दैट ऑफ का यूज किससे किया जा रहा है, सीनरी से। समझने की कोशिश करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, क्लियर समझ में आ रहा है। दोनों एग्जाम्पल हो गए, नीचे वाले दोनों जो है वो हमारे सिंगुलर नाउन के लिए थे, और जो ऊपर वाला फर्स्ट है वो हमारा प्लूरल के लिए, है ना। ये हमारा सेकंड रूल था। चल अभी हमारा कौन सा रहा है भाई, हमारा चल वही रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए एक और रूल है इसी के अंदर, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग करते हैं। भाई सेंटेंस में, ये सेंटेंस रहा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे न्यू वर्जन हमारा क्या हो गया भाई, क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। वो दोबारा लिखने से बचने के लिए, दोबारा ना लिखने पड़े उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वन का। देखो लिखा हुआ है ये वन, है ना। तो भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जब हम उसको दोबारा से लिखेंगे तो किसका यूज करेंगे, वन का। सेम वही प्रोसेस है कि भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम वंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वंस का। इसको काटो, इसको कटाओ, इसको ध्यान में मत देना, ठीक है, वो गलत है थोड़ा सा, छोड़ो उसको। जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, वंस का। एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, These are the new books, but that is an old ones। अब यहाँ पे वंस क्यों लगाया है, क्यों लगाया है भाई, क्योंकि यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन की। सिंगुलर था, वन का यूज किया था, ये दिख रहा है। अब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, ये देखो इससे भी समझ सकते हैं, बुक्स प्लूरल है कि नहीं है, तो बुक्स भी हमारा क्या है, प्लूरल है। तो जब बुक्स प्लूरल है, दीज भी प्लूरल है, तो भाई क्या, तो उस टाइम को हम उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वन का यूज करेंगे, है ना। ये नई बुक है लेकिन वे क्या है, पुरानी है। ये नई बुक है लेकिन वे पुरानी है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। समझ में आया कुछ, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से समझो उसको। चलते हैं नेक्स्ट हमारा टाइप। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे जो कि हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड से ही समझो, रिलेटिव क्या चीज है, रिलेटिव होते हैं हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेशन बताते हैं, बुआ की, फूफा की, चाचा की, मौसी की, फलाना वलाना जो भी है उसको दिमाग पे नहीं देना है। रिलेटिव मतलब रिलेशन, दो सेंटेंसेस का जो रिलेशन बताएगा उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दो सेंटेंसेस के बीच के जो रिलेशन को बताएगा हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है, उन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है। वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करते हैं, अभी वही बोला ना, रिलेशन, रिलेट, जोड़ना। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, WH फैमिली के सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे हु, विच, दैट, है ना, इस तरीके की वर्ड्स आएंगे। तो मैडम ये वाले वर्ड हमने पढ़े हैं, ये तो WH फैमिली के इंटेरोगेटिव के लिए यूज भी करते हैं हम। जब हम कोई से किसी सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से जब हम कुछ पूछते हैं तो हम इनका यूज करते हैं। लेकिन ये रिलेटिव, हाँ भाई, ये हम रिलेटिव के लिए भी यूज करते हैं। हु, हुम फॉर पीपल, हु और हुम फॉर पीपल के लिए यूज होते हैं, इंसानों के लिए, व्यक्तियों के लिए। विच हम यूज करते हैं फॉर थिंग्स, वस्तुओं के लिए। एंड फॉर सिलेक्शन, किसी चीज के सिलेक्शन, चयनित के लिए, चयन करना है किसी चीज को, उसके लिए। दैट का यूज हम बोथ, दोनों के लिए करेंगे, पीपल्स के लिए भी करेंगे, प्लस में थिंग्स के लिए भी करेंगे। प्लस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए स्पेशली इनका यूज करते हैं। द सम फॉर्मा लगाते हैं, द ओनली, एवरीथिंग, समथिंग, नोबडी, मच, लिटिल, एनी, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसमें भी हम किसका यूज करेंगे भाई, ज्वाइन करने के लिए, रिलेशन को बताने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से, सेंटेंसेस से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं हम सेंटेंसेस देखते हैं आगे। चलिए, हु क्या है, हु का मतलब जो, सबका मतलब वही निकलेगा, क्या निकलेगा, जो। आई नो द बॉय हु इज सिटिंग, मैं उस लड़के को जानता हूं जो बैठा हुआ है।
मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्या है भाई, बैठा हुआ है। तो हु का मतलब क्या है यहाँ पे, जो है कि नहीं है, मतलब वो क्या कर रहा है, इसको और इसको जोड़ रहा है, जोड़ रहा है मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। और ले लें अपन एग्जाम, चलो लेते हैं, ले लूं, आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तो यहाँ पे कौन होगा मतलब क्या क्या हो गया, चलो दोबारा लिखते हैं। अरे यस से, चलो तो फिर क्या था, अभी मैंने बताया हु का मतलब क्या होता है, जो से, जैसे कि आई नो द बॉय हु इज सिटिंग, मैं जानता हूँ उस लड़के को जो वहां बैठा हो, मतलब जो बैठा हुआ है कुल मिला के, ठीक है। हु का मतलब कौन से भी निकलता है, क्या था भाई, आई डोंट नो, दोबारा लिख देते हैं सेंटेंस को, आई डोंट नो हु यू आर। यहाँ पे हु का मतलब किससे है, कौन से, किससे हु का मतलब कौन से, ज्वाइन करने वाली बात करूं तो मैं, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय एंड आईपीएस ऑफिसर, क्या चीज है भाई ये, मैं जानता हूं उस लड़के को जो कि क्या है, आईपीएस ऑफिसर है। एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा, दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, हु, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और हम बोल सकते हैं कॉल द बॉय हु सिटिंग आउटसाइड, हु स्टैंडिंग आउटसाइड, इस तरीके के हम जब एग्जांपल लेते हैं, है ना, मतलब पर्सन के लिए जब बात करेंगे तो हम हु का यूज करेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करेगा तो वो हु का करेगा। आ रहा है समझ में, लिख दें क्या, लिख देते हैं, चलो, कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, है ना, क्या चीज है भाई, उस लड़के को बुलाओ जो क्या है भाई, बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ है। पर्सन के लिए हु का यूज कर लिया। अब हम आते हैं विच पे, विच का भी मीन्स जो ही होता है, लेकिन हम ये किसके लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, पीछे आओ, फॉर थिंग्स फॉर सिलेक्शन, मतलब कि वस्तुओं के लिए। हाँ, आई सॉ हाउस, मैंने एक घर देखा, मतलब मैंने वहां एक घर देखा, विच वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, जो कि कैसा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर था, ठीक है। और चलिए इस पे और देखते हैं, ले लें इस पे, एक और ले लें क्या इसकी, आई सॉ हाउस देयर विच वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, चलो चलो सॉरी, आई हैव अ पेन which you take if you want. I have a pen, मेरे पास एक पेन है, जो you take if you want, यदि अगर चाहो तो तुम मुझसे ले सकते हो। थिंग्स है भाई, वस्तु है, पेन एक वस्तु है ना कि एक व्यक्ति है, तो जब थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम किसको ले रहे हैं भाई, विच को ले रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है कुछ, हु हमने पर्सन के लिए लिया था और विच हमने किसके लिए लिया था, थिंग्स के लिए। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि भाई क्या बात चल रही है ना। और ले, द डॉग which was barking yesterday was not mine, इसका क्या मतलब है, द डॉग एक डॉग था, विच जो, वॉज बार्किंग yesterday कल मुझ पे भौंक रहा था, वॉज नॉट माइन मतलब कि वो मेरा नहीं था, मतलब एक डॉगी था, एक डॉगी था, ठीक है, जो कि क्या कर रहा था, मुझ पे कल भौंक रहा था, वो मेरा नहीं था।
अब मैडम आप बोलोगे कि डॉग, डॉग भाई व्यक्ति नहीं है सबसे पहली बात, तो डॉग के लिए भी हम विच का यूज करेंगे। इस सेंटेंस को हम एक और टाइप से भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखा जाएगा देखिए यहाँ पे, द डॉग वॉज नॉट माइन, जो डॉग है वो मेरा नहीं था, विच वॉज बार्किंग yesterday, which was barking yesterday, मतलब जो डॉग है वो मेरा नहीं था, जो क्या कर रहा था कल मुझ पे भौंक रहा था। मतलब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, द डॉग यहाँ पे भी हम विच यहाँ लगा सकते हैं और एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बात एक ही है, मतलब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, रिलेशन को बता रहा है, तो हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं हम व्हाट, व्हाट मतलब क्या, लेकिन यहाँ व्हाट का मतलब क्या से नहीं है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है। व्हाट का मतलब यहाँ पे है जो से, डू व्हाट यू कैन, करो जो तुम कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब ये है। और लिख लो, लिसन व्हाट यू कैन, सुनो जो तुम सुन सकते हो, है ना। और लिख देते हैं, स्पीक व्हाट यू कैन, बोलो जो तुम बोल सकते हो। और ले सकते हैं अपन, क्या लिख दे, रीड लिख देते, चलो रीड व्हाट यू कैन, पढ़ो जो तुम पढ़ सकते हो। मतलब इस तरीके से भी यहाँ पे क्या है, व्हाट का यूज हम कर रहे हैं कि भाई करो जो तुमको करना है, ये ऐसे सेंस में हम व्हाट का यूज करेंगे, है ना। लिसन जो तुम्हें सुनना है वो तुम सुनो, मतलब वही वाली बात कहूंगी, फिर से रिपीट करूंगी कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है और हिंदी मीनिंग इसका निकल रहा है जो। दैट का यूज भी हम किसके लिए करते हैं भाई, जो के लिए। दिस इज द ओनली पेन, ये सिर्फ पेन है, दैट आई हैव समथिंग दैट आई वांट गिव यू, अगर आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूँ। भाई ये क्या है, पेन है, ये सिर्फ एक पेन है, यदि आप चाहो तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, इसका मतलब ये होगा। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत आ भी रही है तो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है वो लीजिए, अगर आपको लगती है ये हमारी क्लासेस किसी के लिए हेल्पफुल है, भाई किसी के लिए फायदा हो सकता है उससे, तो भाई शेयर भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे जो कि एकदम बेसिक लेवल से होगी। ठीक है, चलते हैं तो हम आगे। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, ये वर्ड आपको दिख रहा है, सम, एनी, एवरी, नो, इसे जो जनरल मीनिंग के लिए अननोन पर्सन के लिए यूज करते हैं। जनरली अगर हम कुछ, जैसे मुझे कुछ बोलना, आई हैव समथिंग, मेरे को कुछ बोलना है, मतलब मेरे पास कुछ है ना, इस तरीके से मैं अचानक बोल देती हूँ समथिंग, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे किस में आते हैं भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन में, है ना। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो हम किस में आएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में। ये टेबल है, बहुत अच्छी है, समझो इसको, क्या है भाई ये, सम, एनी, एवरी, नो। सबसे पहले ये नोटिस करो कि फर्स्ट लिखा है सम, सेकंड लिखा है एनी, एवरी, नो, इस साइड लिखा है बडी, वन, थिंग एंड वेयर। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, ज्वाइन करने की एक ट्रिक है, गाना गाना पड़ेगा थोड़ा सा उसके लिए, समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, समझे कुछ, मतलब सम का सब में, एक मिनट, somebody, someone, something, somewhere, इस तरीके से बनेंगे ये शब्द। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, अलग अलग नहीं लिखे गए हैं। गाना गाओ, somebody, someone, something, somewhere, ऐसे सेम, सेम क्या होगा भाई, anybody, anyone, anything, anywhere। चलिए लिखते हैं, anybody, anyone, anything एंड लास्ट anywhere, है ना। चलिए एक और बार करते हैं, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर।
ठीक है, लास्ट बचा है हमारा एक और, इसमें से ले लेते हैं अपन, चलो यही सही है। somebody, someone, सॉरी गलत हो गया, हाँ, nobody, no one, nothing, nowhere। चलिए, nobody, no one, nothing, nowhere, है ना? इस तरीके से ज्वाइन किए गए हैं, शॉर्टली दे दिया गया है, लेकिन हमने इसको कंप्लीट कैसे किया है कि somebody, someone, something, somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere, everybody, everyone, everything, everywhere, and last nobody, no one, nothing and sorry, nothing and nowhere। ज्वाइन करना सीख लिया, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे भाई, चलते हैं आगे। एक चीज और देख लीजिए, इन तरीके के जो होते हैं, तीन जो है इंडेफिनिट में आएंगे, नो का हम यूज करेंगे एडवर्ब के लिए। नो आप सोचो, ये सारे तो हम यूज कर लेंगे, नो एक ऐसा नहीं लग रहा कि भाई एक तरीके से नेगेटिव बात कर रहा है। नोबडी कोई नहीं, नो वन एक भी नहीं, नथिंग कुछ नहीं, नोवेयर कोई नहीं, मतलब सारी नेगेटिव बातें हैं, इसमें पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं है। तो ये तो हम जनरली यूज कर ही लेंगे कि भाई जब नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है तो हम इन वर्ड्स को ले लेंगे। चलते हैं आगे। समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, चलिए, somebody, anybody, आगे चलो, somewhere, anywhere, कैसे यूज करेंगे? देखो सारे क्लियर हो रहे हैं हमारे, इसमें थिंग वर्ड भी आ रहा है, बडी भी आ गया, वेयर आ गया, बस वही नहीं बचा नो वाला, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो नेगेटिव वे में यूज करेंगे, उसका इतना ज्यादा नहीं होगा। आप नॉर्मली जब ये सीख जाओगे तो वो तो ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा। सेंटेंसेस बनाते हैं अपन इससे, समथिंग, समथिंग कैसे, अचानक अपन सडनली किसी चीज को यूज कर देते हैं, कोई सेंटेंस बोल देते हैं, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, मेरे पास क्या है, कुछ है, तो समथिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ से, किससे हुआ समथिंग का मतलब, कुछ से, किससे हुआ, कुछ से। सेंटेंस बनाते हैं, व्हाइट लेते हैं, व्हाइट कलर तो अच्छा दिखेगा। समथिंग, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, मेरे पास क्या है, कुछ है। आई वॉन्ट यू समथिंग, आई वॉन्ट यू समथिंग, क्या भाई, मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं, इसमें अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव मतलब कि भाई, अफर्मेटिव क्या, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब होती है जो सकारात्मक बातें की जाती है। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, आई वांट यू समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, है ना। अब अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास क्या नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, कौन सी बात है, आई डोंट हैव एनीथिंग। और क्या है भाई, अब एनीथिंग नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, नहीं भाई, एनीथिंग को हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, यू कैन, गो लिख दूं, चलो लिख देते हैं, यू कैन गो एनी, नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आ रहा इसमें, अच्छा सा लेते हैं अपन, यस, यू कैन स्पीक एनीथिंग। अच्छा मैडम, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा समझो। समथिंग का यूज किया मैंने अफर्मेटिव, दोनों सेंटेंसेस हमारे हो गए अफर्मेटिव। आई डोंट हैव एनीथिंग नेगेटिव में यूज किया मैंने एनीथिंग को, यू कैन स्पीक एनीथिंग। अब देखो एनीथिंग का यूज नेगेटिव में भी किया, क्या किया भाई, नेगेटिव में यूज किया, इसको मैंने इसी को क्या भाई अफर्मेटिव में भी यूज किया, किस में यूज किया, अफर्मेटिव में। यू कैन स्पीक एनीथिंग मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, तो भाई अफर्मेटिव भी तो हुआ, नेगेटिव की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है। तो यू कैन स्पीक एनीथिंग, एनीथिंग का यूज हम अफर्मेटिव नेगेटिव बोथ दोनों के लिए यूज करेंगे, और समथिंग ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस। समबडी पे आते हैं, समबडी में, समबडी हम कह सकते हैं किसी, रेड से
किसी किसी के लिए यूज करेंगे हम किसका, somebody का। कैसे, जैसे कि somebody has stolen my cell phone। somebody has stolen my phone। भाई मेरा फोन खो गया है, किसी ने मेरा फोन देखा या फिर किसी को मेरा फोन क्या मिला हुआ है, इस तरीके से, मतलब किसी के लिए यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, किसी के लिए, कि somebody has stolen my cell phone, मतलब किसी को मेरा फोन मिला जो कि क्या हो चुका है, खो चुका है। anybody, anybody का क्या सेंस है, चलते हैं भाई। एनीबॉडी हम यूज करेंगे नेगेटिव वे में। आपने नेगेटिव सेंटेंस, एक मूवी है अपन ने देखी, एक बेसिक सी बहुत अच्छी सी मूवी है ABCD, सबने देखी होगी, बढ़िया सी मूवी है, मैंने भी देखी, मुझे भी पसंद है। तो ABCD का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ABCD का कॉन्सेप्ट है भाई बडी कैन डांस। मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव की, कि भाई कोई भी डांस कर सकता है, तो कोई भी डांस कर सकता है, तो लिख दूं एनीबॉडी कैन डांस, पॉजिटिव कैन डांस। और क्या मैडम यही होगा, नहीं भाई, एनीबॉडी कैन इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, लर्न इंग्लिश। और भाई एनीबॉडी कैन डू दिस, कोई भी ये कर सकता है। इस तरीके से हम एनीबॉडी का यूज करेंगे। आगे समवेयर, समवेयर का मतलब क्या होता है, समवेयर का मतलब होता है कहीं के लिए। किसके लिए भाई, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, दुनिया बहुत बड़ी है, घूमे आओ जाओ, ठीक है। तो कहीं, समथिंग का यूज समझ में आता है, समबडी का यूज भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं समवेयर पे। क्या बनाते हैं, चलो, आई एम गोइंग समवेयर, मैं जा रहा हूँ कहीं भी, पता नहीं कहाँ जाना है, जा रहा हूँ, बहुत बड़ी दुनिया, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो मैं जा रहा हूँ कहीं भी, समवेयर, कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। और नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं, इसको हटाते हैं। अब एनीवेयर, एनीवेयर का यूज हम करेंगे नेगेटिव वे के लिए। कैसे, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मतलब कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इस वे में हमने किसका यूज किया, एनीवेयर का। आप नोटिस कर रहे होंगे, समवेयर हमने अफर्मेटिव के लिए यूज किया, एनीवेयर का हमने यूज किसके लिए भाई किया, नेगेटिव सेंस में यूज किया। तो मैडम ये सिर्फ नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे, बताओ, नहीं, इसको हम पॉजिटिव वे में, मतलब अफर्मेटिव में भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। आगे हम और बोल सकते हैं, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई वर्ल्ड, अपना जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा बड़ा है, कहीं पे भी जा सकते हो वर्ल्ड में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समथिंग, देखो आप नोटिस करो, सम जो वर्ड है, सम और एनी को हमने ले लिया, देखो समथिंग भी हो गया, समबडी भी हो गया, हमारा समवेयर भी यहाँ कंप्लीट होता है, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवेयर। ओनली वन बचता है जो कि है नो वाला। नो हम सिर्फ एक पर्सन के लिए या फिर हम नेगेटिव सेंस में उसको यूज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट था, जो आपको जानना ज्यादा जरूरी था, वो मैंने आपको क्लियर किया है। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत हो भाई, कोई परेशानी होती है तो कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे अपन। नेक्स्ट रूल है हमारा सॉरी, नेक्स्ट रूल है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक क्या चीज है, एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू पुट मोर एम्फेसिस। पहले तो ये समझो कि एम्फेटिक वर्ड आया कहां से है। एम्फेटिक वर्ड आया हमारा एम्फेसिस से। किससे आया, एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब है स्ट्रेस, भाई तनाव होना, किसी चीज को प्रेशराइज करना, प्रेशर देना, है ना। तो एम्फेसिस, स्ट्रेस आना, प्रेशर आना, हाँ, एम्फेटिक, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन वही लिखिए जो मैंने आपको बोला, वही सेम टू सेम डेफिनेशन है उसकी।
बात हम जो मेन मुद्दे की जो बात है, जो समझने की बात है भाई, वो हम समझेंगे सेंटेंसेस से। पहले ये देखो कि इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आती क्या क्या चीजें। इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आती है भाई, चलिए आते हैं आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स। अभी देखो तुम लोग कंफ्यूज होने वाले हो, खतरनाक वाले, क्योंकि अभी आप बोलोगे मैडम तो हमने पढ़ ली है, फिर से क्यों पढ़ा। herself, himself, हाँ, themselves, ये क्या है। कुछ याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा आपको, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी तो उसमें हमने प्रोनाउन का रूल पढ़ा था, जो कि हमारा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर भी सेम ही वर्ड्स आ रहे थे, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, है ना, इस तरीके के देमसेल्फ, यही वर्ड्स आ रहे थे। इट्स सेल्फ और ले लेते हैं अपन, इट्स सेल्फ, है, इस तरीके के वर्ड्स उसके अंदर आ रहे थे। तो मैडम इसके अंदर की इनके अंदर डिफरेंट है, तो मैडम डिफरेंट है तो हम समझेंगे कैसे, तो वही समझाएंगे, इसीलिए तो है। तो सबसे पहले सुनिए, he himself wrote a letter। देखो आपको क्लियर जब होगा जब हम दोनों मतलब रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों सेंटेंसेस को लेंगे और दोनों में जब मैं कंपैरिजन करूंगी तब आपको क्लियर होगा कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या चीज है और इम्फेटिक क्या है। पहले तो आपको मैं फिर से कह रही हूँ आप लोगों को, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव, तो उसको पढ़िए, क्योंकि फिर समझ में नहीं आ रहा, बाद में मुझसे मत कहना। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, he himself wrote a letter। वह खुद लेटर लिखता है। वह क्या कर रहा है, खुद लेटर लिख रहा है, खुद खुद समझो, he himself wrote a letter, वह खुद लेटर लिख रहा है। I cut myself, मैंने कट किया खुद को। when, जब, I was shaving, जब मैं क्या कर रहा था, शेविंग कर रहा था। चलिए ठीक है, I myself, मैं खुद, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंट हुआ, एक सेंटेंस लेते हैं बढ़िया सा, समझना उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या है इसका मतलब, समझो। आई डिड द वर्क माई सेल्फ, मैंने काम किया था, किसका, खुद का। ठीक है, तुमने काम मतलब मैंने काम किया खुद का, समझ में आ गया। आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने खुद क्या किया, काम किया था। पहला सेंटेंस क्या है, सबसे ध्यान से सुनना अच्छे से। आई डिड द वर्क, मैंने काम किया था खुद का, मैंने खुद काम किया था, डिफरेंट है। वहां पे खुद क्या लग रहा है, जब मतलब स्वयं की बात कर रहे हैं तो वो लास्ट में आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है। तो समझो, जैसे आई डिड द वर्क, मैंने काम किया था खुद का, अगर सपोज मैं यहाँ पे माई सेल्फ हटा दूं, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि भाई मैं माई सेल्फ को हटा देती हूँ, अब पढ़ो सेंटेंस को, आई डिड द वर्क, मैंने काम किया। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई थोड़ा कुछ गड़बड़ है या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कि भाई समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है। आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, किसका किया, क्या किया, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि भाई क्या काम किया, किसका किया, खुद का किया, दूसरे का किया, पड़ोसी का किया, अड़ोसी का किया, पता नहीं चल रहा कुछ भी इसमें। मतलब ये क्या हो गया, ये वर्ड हटाने के बाद ये सेंटेंस कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकला, एकदम सेंसलेस सेंटेंस हो गया। ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज को, क्लियर होगा यही। मैं माई सेल्फ लिख दूं यहाँ पे, मतलब इस सेंटेंस में स्टार्टिंग में, इस सेंटेंस स्टार्टिंग में मैंने हटा दिया, तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि सेंटेंस अपन को समझ में नहीं आया कि भाई बात किसकी की जा रही है ना। इसमें देखो, इसमें हटा, चलो हटाते हैं। अब देखो इसमें मैंने स्टार्टिंग में हटा दिया इसको। अब सुनो, मैंने काम किया था, यहाँ माई सेल्फ लिखा हुआ था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने काम किया था। अब सही है ना, मैंने काम किया था, यहाँ माई सेल्फ लगा के क्यों उस चीज को एकदम स्ट्रेस देना, दबाव देना कि नहीं। जब उसने बोल दिया कि मैंने, अरे यार सॉरी, कि मैंने काम किया, जब वो बोल रहा है कि मैंने काम किया, तो यहाँ पे क्लियर हो रही है ना वो चीज की मैंने की। यहाँ पे उसने काम किया था लेकिन ये नहीं पता था कि किसका किया है ना। तो कुल मिला के ये है कि जब इस तरीके के सेंटेंसेस, सॉरी वर्ड्स, इस तरीके के वर्ड्स अगर हम सेंटेंसेस में हटा देते हैं
और उसका अगर मीनिंग नहीं निकलता है तो वो हमारा होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है हमारा? एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर सेंटेंसेस में से इसको हटा दो, क्या कर दो, सेंटेंसेस में से हटा दो और क्लियर बात नहीं की जा रही है, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट हो गया, तो वो सेंटेंस होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो ये यहाँ पे माई सेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे माई सेल्फ हमारा कौन सा हो गया? इम्फेक्टिव। कौन सा हुआ है? इम्फेक्टिव। अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये है भाई, अगर मैं इस तरीके के वर्ड्स हटा देती हूँ तो सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं निकलता है ना। और अगर भाई इसमें हटा दूं इम्फेक्टिक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस जैसा है तैसा का तैसा ही रहेगा। इधर समझते हैं, ही हिमसेल्फ रॉट अ लेटर, वह खुद लेटर लिखता है। तो यहाँ समझने की कोशिश करना, हिमसेल्फ मतलब खुद, मतलब वह, उसने जब स्टार्टिंग में बोल दिया तो प्रेशर क्यों देना अपने आप को कि खुद लिख रहा है। जब उसने बोल दिया कि वह लेटर लिख रहा है तो ये क्यों बोल रहा है कि वह खुद लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं हिमसेल्फ हटा दूं, माना कि हटा दो, इसको हटा दो, अगर मैं इसको हटा दूं तो सेंटेंस का क्या मीनिंग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब मेरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो भाई हमारा कौन सा नाउन है? प्रोनाउन। सॉरी, कौन सा प्रोनाउन है? इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर मैं हिमसेल्फ को नहीं हटाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कंडीशन रहेगी, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो मतलब इससे क्या हुआ? ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इम्फेटिक। ठीक है, सॉरी, आई कट माई सेल्फ, मैंने क्या किया भाई? खुद को कट किया। वेर आई वॉज शेविंग, जब मैं शेविंग कर रहा था। तो इसमें नोटिस करवा क्या चीज? आई कट माई सेल्फ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें माई सेल्फ मैंने हटा दिया तो भाई सेंटेंस की सत्यानाश हो जाएगा, सवा सत्यानाश। क्यों? क्योंकि सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। मैंने कट किया, किसको किया? पड़ोसी को किया, किसको किया? दोस्त को किया, फैमिली मेंबर को किया। क्लियर नहीं होगा जब तक वो माई सेल्फ नहीं लगाएगा। माई सेल्फ लगाया तब क्लियर हुआ है क्या कि भाई उसने खुद को कट किया है। अगर वो माई सेल्फ हटा दे, अगर वो माई सेल्फ हटा दे तो भाई सेंटेंस एकदम इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये बात क्लियर ही नहीं होगी कि भाई उसको मतलब कट किसको लगा है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ देखो, आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, मैंने खुद क्या किया भाई? एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे मैं माई सेल्फ हटा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया मैं आई, पहले ही बोल दिया ना उसने स्टार्टिंग में मैं। माई सेल्फ अगर वो नहीं हटाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हमारा भाई कौन सा है? इम्फेटिक। लेकिन जो सेंटेंस सेकंड वाला था भाई, उसमें माई सेल्फ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस हमारा कौन सा? रिफ्लेक्सिव। मैंने जानबूझकर एक सेंटेंस रिफ्लेक्सिव का रखा है जिससे कि आपको क्लियर हो और दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी वैसे तो, है ना। एक बार और लास्ट रिपीट कर रही हूँ, दोबारा नहीं करने वाली हूँ, कि भाई अगर इम्फेटिक में क्या सिचुएशन बनती है कि इस तरीके के वर्ड्स को हटा दे और मीनिंग पे कोई, सेंटेंस पे कोई असर ना पड़े तो वो हमारा इम्फेटिक होता है। और अगर इस तरीके के वर्ड्स अगर मैं हटा दूं और फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है और सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है तो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। लास्ट रूल है हमारा भाई, प्रोनाउन यहाँ हमारा खत्म होता है, टेंशन मत लेना, स्टार्टिंग से क्लास लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड से समझ में आता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सवालों को पूछते हैं। हु, वेयर, whom, why, which, एक्सेट्रा। हाउ भी आ सकता है, एक्सेट्रा लगाया इसीलिए क्योंकि सारे नहीं लिखे गए हैं, है ना। WH फैमिली के जो मोस्टली वर्ड्स होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द नेम, आपका क्या नाम है? तो भाई ये वर्ड्स स्टार्टिंग में आएंगे हमारे, किस में आएंगे? स्टार्टिंग में। तो व्हाट इज योर नेम, हुज बुक इज लास्ट, कौन सी बुक लास्ट थी? हु किल्ड द सीमा, सीमा को किसने मारा? विच इज योर फेवरेट बुक, आपकी बुक कौन सी, मतलब आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? हुम डिड कृष्णा लव, कृष्णा की जो प्रेम था मतलब किससे था? वाई आर यू कॉलिंग मी, तुमने मुझे कॉलिंग क्यों की? समझ में आ रहा होगा आपको, सबसे इजी है इसीलिए इसको डिटेल में नहीं करते हैं। कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि जब हम सवालों को पूछेंगे, जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे और जब WH फैमिली के स्टार्टिंग में वर्ड आएंगे तो वो हमारे कौन से होंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
है ना। सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में बताए हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोनाउन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर बकायदा एक वीडियो बनाएंगे, है ना। आप बोलो एक बार, आप एक बार कमेंट कीजिए, अगर हम नहीं बनाए तो आप बोलना कि भाई नहीं बनाया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे अपनी एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी क्लास, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, है ना। हमारे चैनल से जुड़े रहे भाई, ये प्लेटफॉर्म हम लेकर ही इसीलिए आए हैं कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, है ना। मैं किरण आपका क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, चलते हैं।